हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके खूब अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो अगले लेक्चर में हमने पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करवा दिया था और आज इस जो लेक्चर है इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं लेकर के आए हैं, अभी हम सब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। अगला दिन हम लेकर के चले आएंगे दूसरे लेसन केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी आई है। अच्छे मार्क्स अगर उठाना चाहते हैं तो एकदम अंत तक बने रहिएगा। तो हम लोग देर न करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। रसायन शास्त्र के जो दूसरा लेसन है उस लेसन का नाम है अम्ल, भास्म तथा लवण। और इस चैप्टर से संबंधित जो भी VVI सवाल है वो एकदम छाट करके लाए हैं कि जो एग्जाम में एकदम 100% लड़ेगा। अब यहाँ देखा जाए तो पहला सवाल क्या कर रहा है कि क्या होता है जब CO2 गैस चूना जल में प्रवाहित किया जाता है। क्या होता है जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने जल में प्रवाहित किया जाए। तो दो तरह से प्रवाहित करवाना है, एक करवाना है कम मात्रा में और दूसरी ज़्यादा मात्रा में करवाना है। अगर हम कम मात्रा में करवाएंगे तो क्या होगा, अधिक मात्रा में करवाएंगे तो क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। पहला कि जो हम कम मात्रा में मिलाने जा रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस चूना जल में कम मात्रा में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। जब कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप, उजला अवक्षेप प्राप्त होगा। देख सकते हो यहाँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया तो बना कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको अगर हम अधिक मात्रा में प्रवाहित करें तो क्या होगा। चलो देखो यहाँ कि अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल करके जल में विलीन हो जाता है। अब यदि जो हम कि कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में चूना जल के साथ प्रवाहित करवाएं तो दो चीज़ बनेगा, एक बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और एक बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और दोनों में बन करके जल में क्या होता है तो जल में विलीन हो जाता है, मतलब घुल जाता है। अब है कैल्शियम कार्बोनेट और जल और बना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो जा करके बना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। वो जल में क्या होगा, विलयनशील है, मतलब घुलनशील होगा। दूसरा सवाल इसका है, चलो दूसरा सवाल कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके दो उदाहरण दे। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है इसका दो उदाहरण देना है। देखो यहाँ कि 2016, 2018, 2021 पूछा गया सवाल है तो ये मोस्ट VVI है। अब पूछ रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो याद रखिएगा, इसमें कहीं भी पूछे उदासीन के बात करें तो अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करवा देना है तो लवण तथा जल बनेगा। यही क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। कह रहा है कि अम्ल और क्षारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। यहाँ लिखा है कि अम्ल और क्षारक एक दूसरे को क्या करता है, उदासीन कर देते हैं और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखा जाए तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कास्टिक सोडा क्षार के साथ अभिक्रिया करवाया तो NaCl लवण और H2O बना। दूसरी बात है कि H2SO4, दूसरा एग्जाम्पल कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया तब सोडियम सल्फेट का लवण बना और जल बना। चलते अब तीसरा सवाल। तीसरे नंबर सवाल कर रहा है कि धातु के साथ
अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण दीजिए। याद रखिएगा कि धातु के साथ कोई भी अगर अम्ल रिएक्शन करे तो हमेशा वहाँ निकलेगा H2 गैस। कौन सी गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। लिखा है कि जब धातु के साथ किसी अम्ल की अभिक्रिया होती है, जब किसी धातु के साथ अम्ल की अगर अभिक्रिया होती है तो प्रायः हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो एग्जाम्पल देखो यहाँ कि जिंक धातु H2SO4 के साथ अभिक्रिया हुई, तब जिंक जो है SO4 के साथ यहाँ अलग हुआ और H2 गैस यहाँ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? H2 गैस। याद रखिएगा कि धातु के साथ अगर अम्ल का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। चलते हैं इसका अगला सवाल, चौथा नंबर में है, सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं, या इसे हम लोग कह सकते हैं इंडिकेटर से आप क्या समझते हैं? किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम लिखें। अब ये जो सवाल है 2015 और 2022 में पूछा गया है। आंसर होगा कि वैसे पदार्थ जिनकी सहायता से, अब ये संकेतक है, संकेतक कह दो, सूचक कह दो या इंडिकेटर कह दो। अब होता क्या है, तो सूचक वैसे पदार्थ है जिनकी सहायता से अम्ल और भस्म और उदासीन विलयन का बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। विलयन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं, क्या कहलाएगा? सूचक कहे जाते हैं। अगर कोई विलयन अम्ल है तो उसमें नीला लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, तो याद रखिएगा अम्ल है। इसी प्रकार भास्मीय विलयन में लिटमस पत्र लाल वर्ण, मतलब लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला। और उदासीन जो है, उदासीन अप्रभावित होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब कह रहा है कि किसी एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए, तो एक संश्लेषित सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनाइलफेथैलिन है। इसका अगला जो सवाल है 5 नंबर सवाल, पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में, पित्तल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। अब क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? तो कह रहा है कि तांबे या पित्तल के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, तांबे की साथ दही की अभिक्रिया, और दही में कौन सा अम्ल? याद रखिएगा कि लैक्टिक अम्ल होता है। और दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु के लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। साथ ही स्वाद तो बदलेगा लेकिन विषाक्त पदार्थ बन जाता है, विषैले पदार्थ बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ दे दिए कि दही और कॉपर लवण हाइड्रोजन। अगला सवाल है 6 नंबर, चलिए अगले सवाल 6 नंबर की ओर हम लोग देखते हैं कि अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। क्यों? अब कभी भी तनुकृत करना है, अम्ल को तनुकृत करना है, तो कभी भी क्या करना है? तो अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। जवाब क्या होगा कि जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होता है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण अम्ल क्या होगा? छलक करके बाहर आ सकता है और जला सकता है, हम लोगों का क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तनुकृत करते समय, अतः सांद्र अम्ल को तनु करते समय सावधानी पूर्वक
सांद्र अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा जल में डाली जाती है। अब जल में ही अम्ल को डालना है, ना कि अम्ल में जल को डालना है। चलते हैं इसका अगला सवाल। चलिए 7 नंबर देखो, सबसे बढ़िया सवाल कह रहा है एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन में अम्लीय गुण क्यों प्रदर्शित नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में ही जलीय विलयन अम्लीय गुण को प्रदर्शित करते हैं। अब अम्लीय गुण का प्रदर्शित कब करेगा भाई, जब उसमें हाइड्रोजन आयन होगा तब। अल्कोहल और ग्लूकोज ये दोनों है, दोनों जो यौगिक है जलीय विलयन में आयनित तो होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिक जलीय विलयन का गुण जो है वो अम्लीय नहीं होता है। यदि जो है जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन दे देता तो फिर ये क्या कहला जाता कि इसका जो जलीय विलयन का गुण है वो अम्लीय होगा, लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं देने के कारण इसमें अम्लीय गुण नहीं होता है। 8वें नंबर सवाल है कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। आश्रित जल के मतलब होता है शुद्ध जल। शुद्ध जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। देखते हैं कि आश्रित जल है जो शुद्ध जल है उसका pH मान 7 होता है। विद्युत चालन के लिए हाइड्रोजन आयन का विमुक्ति होना अनिवार्य है। अब कहीं भी मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर यौगिक है तो वहाँ क्या होना चाहिए, आयन होना चाहिए। तो आयन को विमुक्ति होना अनिवार्य है। वायु प्रदूषक गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि के वातावरण में उपस्थित होने पर वर्षा जल अम्लीय हो जाता है। अब ये वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बारिश हुआ वहाँ उसमें उसके उपस्थिति के कारण उसमें बारिश की जो पानी है, जल है, उसमें आयन की मात्रा आ जाती है। और आयन की मात्रा आ जाती है तो यह विद्युत का क्या करता है, चालन करने लगता है। यही कारण है कि वर्षा के जल विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है और हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है, जबकि आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होने के कारण विद्युत धारा नहीं बहती है। चलते हैं इसका अगला सवाल। अगला सवाल है 9 नंबर। 9 नंबर क्या कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो जल की उपस्थिति में अम्ल से हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं, लेकिन जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं। हाइड्रोजन आयन है वो HCl के अणुओं से पृथक नहीं हो पाते हैं और हाइड्रोजन आयन पृथक के रूप में नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन आयन को जल के साथ अगर रखा जाए तो वो रह सकता है। किस रूप में रहेगा, तो हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोनियम आयन के रूप में रह सकता है। हाइड्रोनियम आयन का सूत्र होता है H3O पॉजिटिव। 10वें नंबर सवाल। 10वें नंबर का रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम या हाइड्रा ऑक्साइड आयन की अगर सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाए तो आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में क्या होता है, कमी होता है और विलयन तनुकृत हो जाता है। इसका अगला सवाल है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल देखो, कह रहा है अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जब शुष्क HCl या शुष्क अम्ल विद्युत का चालन नहीं करता है, शुष्क अवस्था में HCl हाइड्रोजन आयन विमुक्त नहीं करता है। ज्यों ही अम्ल में
जल की कुछ मात्रा मिला दी जाती है तो यह हाइड्रोजन आयन विमुक्त करने लगता है। जैसा ही अम्ल में थोड़ा सा भी अगर पानी या जल मिलाया जाए तो हाइड्रोजन आयन क्या करने लगता है, विमुक्त करने लगता है। तो अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा आसानी से बहने लगता है। हाइड्रोजन आयन के चलते जल से विद्युत धारा बहती है, जल विद्युत का चालन करने लगता है। जल क्या करने लगता है, विद्युत का चालन। चलिए इसके अगला सवाल है 12 नंबर। चलिए 12 नंबर सवाल कर रहा है, तनुकरण किसे कहते हैं? तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई क्या होता है, आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम लोग तनुकरण कहते हैं। तनुकरण का मतलब होता है कि अम्ल में क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। लेकिन एक बात इससे पहले बोले कि कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में ही किसको डालना चाहिए, अम्ल को डालना चाहिए। तो ये लास्ट सवाल था आज का, 12 सवाल हो गया आज तक। तो अगर ये वीडियो आप लोग क्या अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मतलब कि ये वीडियो कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और ठीक है, तो अगले हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।